दोस्तों तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम पिछला सवाल किया था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला सवाल भी सेम उसी तरीके का है। जरा इस वाले सवाल को एक बार करो, देखो जो चीज़ें मैंने करवाई उन्हीं का मिक्सचर है ना। इसको सवाल को करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं ज़रा। ठीक है, बस वही चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप लोग मैथ कर रहे हो, चाहे मुझसे पढ़ रहे हो चाहे किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, जो आपको बेटर लगता है। ठीक है, कॉपी पेन का यूज़ जरूर करना है साथ में। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। एक चीज़, जब भी मैथ अच्छा करना हो तो कॉपी पेन हमेशा साथ में होगा। जितना पेन को चलाओगे उतना मैथ दिमाग में जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितना पेन को चलाओगे उतनी चीज़ दिमाग में जाएगी और उतना फास्ट आपका दिमाग चलेगा। ठीक है, तो पेन को जितना हो सकता है चलाओ, उसको रुकने मत दो, जितना चला सकते हो चलाओ दोस्तों। ठीक है, मेरे ख्याल से सॉल्व करके लिख दिया होगा आंसर। कमेंट बॉक्स में लिखो जरा आंसर क्या क्या आते हैं आप लोगों के, फिर समझते हैं आगे। लिख दिया? चलिए देखो, अब बात क्या बोलता है। एक बंदे ने 21,000 रुपये को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार से बांटता है, मतलब डिवाइड करता है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो कि A अनुपात B ये है, B अनुपात C ये है और C अनुपात D इतना है। मतलब तो आपके पास C का हिस्सा कितना होगा, C का शेयर कितना होगा, तो हमें C का शेयर निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो पहली चीज, जब तक हमें A B C D की कंबाइंड अनुपात या रेशो पता ना हो तब तक हम इस 21,000 को उसमें भाग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे उन सभी की निकालनी है कंबाइंड रेशो। A और B 2:3 है दोस्तों, और B और C किस रेशो में? आप बोलोगे सर 4:5 में। ठीक है, और बाद में जब आएगा तो C और D वो है, उसको बाद में कंबाइन करेंगे। पहले इन दोनों को करो, इन दोनों को बराबर कर दो, B आ जाएगा दोस्तों बीच में। तो ये बना 12, 4 गुना 2 कितना बनेगा? 8 बनेगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे 3 गुना 5 कितना बनेगा? 15 बनेगा। 3 5 15। ठीक है, तो A रेशो B रेशो C बना, A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, अब देखो C के नीचे C को लिखना जो मैंने आपको बताया था। अब इन दोनों को अगर बराबर करना है तो इनका एलसीएम भी ले सकते हो या फिर डायरेक्टली कर लो, गुणा ही कर दो। 6 से इसको गुणा कर देते तो डायरेक्टली कितना आ जाता? आप बोलोगे सर 48 आ जाता। 6 से इसको गुणा कर देते तो कितना आ जाता जी? 72 आ जाता। अब इन दोनों को आपस में गुणा करते तो कितना आ जाता जी? आपके पास 90 आ जाता C। और इन दोनों को गुणा करते, इसको इससे गुणा कर देते, कितना आ जाता जी? 105 आ जाता। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, क्या ये किसी सेम टेबल में भाग तो नहीं होते? आप देख रहे हो किसके टेबल में भाग होते हैं? 3 से इसको भाग करते कितना आ जाता? 16। 3 से इसको भाग करते कितना आ जाता? आपके पास 24 आ जाता। 3 से इसको भाग करते कितना आ जाता? 30। 3 से इसको भाग कर देते कितना आ जाता? 35 आ जाता। ठीक है, अब इसके बाद तो ये किसी टेबल पे बनी जा रहे हैं ना, पहाड़े पे तो नहीं जा रहे। आप बोलोगे सर नहीं जा रहे हैं, जो हमें दिख रहा है किसी भी सेम पहाड़े पे नहीं जाते। हमें शेयर किसका निकालना था? C का निकालना था। एक तो तरीका है कि इस तरीके से टोटल कर दो, है ना, या फिर C के बाद देखो कितने हिस्से आ रहे हैं। आप बोलोगे सर 30 हिस्से आ रहे हैं। कितने में से 30 हिस्से आ रहे हैं वो चीज़ देखो। देखो ध्यान से, 30 और 30 कितना बनेगा आपके पास? बोलोगे 60। तो ये आपके पास इसमें ऐड कर देते 30 और एक यहाँ से उधार ले लेते, 24 है ना, 5 ऐड कर देते 29, एक यहाँ से ले लेते 30, 90 बन जाता। 90 + 15 कितना बनता आपके पास? 105। ठीक है, 90 + 15 कितना बनता है? 105। अब देखो 30 हिस्से आ रहे 105 में से, किसके 30 हिस्से आ रहे 105 में से? आप बोलोगे सर 21,000 का आ रहा है। तो 3 से इसको भाग करो, 10 बना। 3 से इसको करोगे कितना बनेगा आपके पास? ये तो 5 से कर देते, 5 से इसके भाग करो 6, 5 से इसको करो 21, 21 से इसको भाग करो कितना बना दोस्तों? 1000। 1000 × 6 कितना बनेगा? 6000 बनेगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है जी? अगर यहाँ तक मेरी कहानी समझ में आ रही है तो यहाँ तक चीज़ों को नोट करिएगा, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ज़रा यहाँ तक एक बार चीज़ों को नोट कर लो जी। करिएगा जिस सवाल को नोट, फिर अगला सवाल लिखता हूँ, वो आपने करना है। अब दोस्तों इस बारे सवाल को एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आयु से रिलेटेड सवाल है। इस टाइप के सवाल आपने काफ़ी टाइम करे होंगे। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस टाइप के सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक बार करते हैं, थोड़ा सा इसको
बेसिक से समझते हैं। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे जिनको बेसिक बहुत वीक है, उसको समझ लो, उसके बाद इसका ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से इसको फास्ट तरीके से किया जा सकता है। इस तरीके के सवालों को ध्यान से देखिएगा। तो बेसिक से जो अगर करना चाहते हैं ना, तो बोलता है कि देखो बेसिक से जब भी करना, एक तो देखो दोस्तों होगी उनकी वर्तमान आयु, ठीक है, एक उनकी कौन सी होगी आपके पास भविष्य काल की आयु जो होगी, एक होगी पास्ट की, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर दोस्तों, एक कब होगी पास्ट की उम्र होगी, ठीक है। अभी बोलता कि करण और अर्जुन की आयु का अनुपात, रेशो किस रेशो में, इस रेशो में, करण के अर्जुन ए ले लेते हैं, ठीक है, किस अनुपात में है, बोलता 2:3 में है। अब हमें नहीं पता बच्चों एक हिस्से की वैल्यू कितनी, x मानता तो इसकी बनती 2x और ये कितना बनता बच्चों 3x बनता, ठीक है। अब बोलता कि 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, मतलब आज जितनी भी उनकी आयु आज से 3 साल बाद जाओगे, अगर प्रेजेंट में वर्तमान में आयु इतनी, 3 साल बाद क्या ये बंदा 3 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 3 साल बाद जब जाओगे तो क्या ये वाला बंदा 3 साल बड़ा हो जाएगा, ये कितना बनेगा 2x + 3 बनेगा। 3 साल बाद जब जाते हो तो ये वाला बंदा भी 3 साल बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ये कितना बनेगा 3x + 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलोगे बनेगा सर। अब 3 साल बाद हमें इन दोनों की आयु की क्या गिवन है, रेशो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 साल बाद करण की जितनी भी उम्र है उसकी आयु को हम अर्जुन की वर्तमान आयु से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 3 साल बाद की आयु से। तो मतलब आपके पास करण की आयु को हमने भाग दिया अर्जुन की वर्तमान आयु से, और इनकी आयु का जो अनुपात है वो किस अनुपात में, आप बोलोगे सर 3:4 में, ठीक है। तो ये किस रेशो में, 3:4 में। यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेते हैं x की वैल्यू, तो ये बना 8x + 12 9x + 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती दोस्तों 3, x की वैल्यू 3 आ जाती। तो हमसे पूछी गई थी पुनीत नहीं, सॉरी लिख लो करण की वर्तमान आयु। तो करण की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, आपके पास 2x थी, तो 2 × 3 करोगे दोस्तों कितना बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा 6 बनेगा। तो क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। लेकिन एक पेपर में हमें इस तरीके के सवाल को ऐसे करना नहीं है, ये पर मैंने आपको बता दिया, आपको चीज़ें पता होनी जरूरी हैं, ठीक है। क्योंकि कई खासकर बैंकिंग के पेपर में आयु के बेसिस पे इस तरीके के सवाल आते हैं जिनको हमें बेसिक से करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ें करवा दी। जब आयु के मैं आगे जाके एग्ज़ाम में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको सारे, तो वहाँ पे चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लो, लेकिन करना कैसे इस सवाल को मैं बताता हूँ। यहाँ तक नोट कर लिया होगा होपफुली आप लोगों ने। चलिए अब देखिएगा, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे इस सवाल को करना कैसे, ध्यान से देखिएगा कि उन दोनों की करण और आपके पास अर्जुन मूवी देखी होगी ना, ठीक है। वो तो 3 साल बाद आयु की जो अनुपात है 3:4 में, 3 साल बाद। अब देखो 3 साल बाद वो 3:4 में है जी। अभी जितनी भी उनकी वर्तमान आयु है उसमें हम दोनों में 3 साल क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी दोनों की वर्तमान आयु उन दोनों में 3 साल क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। मतलब आयु में बराबर ऐड कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, रेशो में यहाँ पे कितना हिस्सा बढ़ा, आप बोलोगे सर 2 हिस्से थे अब इसके 3 हो गए। अब यहाँ पे देखो कितना हिस्सा बढ़ा, आप भी बोलोगे सर 3 थे 4 हो गए, मतलब 1 हिस्सा बढ़ा। मतलब इन दोनों की आयु में भी बराबर बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखा जाए तो अनुपात में भी बराबर का इंक्रीज आ रहा है। मतलब रेशो में कितने हिस्से बढ़ रहे हैं, आप बोलोगे सर 1 हिस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। और आयु में कितनी आयु बढ़ रही है, आप बोलोगे सर 3 वर्ष बढ़ रहे हैं जी, 3 साल बढ़ रहे हैं। मतलब एक हिस्से की जो वैल्यू है बच्चों किसके बराबर पड़ेगी, आप बोलोगे सर 3 के बराबर पड़ेगी, ठीक है। दोबारा से इस चीज़ को समझो, दोनों में 1 हिस्सा इंक्रीज हुआ और एक्चुअल में कितना साल इंक्रीज हुए, बोलोगे सर 3 साल इंक्रीज हुए। एक हिस्से की जो वैल्यू है वो किसके बराबर पड़ रही है, 3 के। तो हमें यहाँ से करण की वर्तमान आयु निकालनी है। तो करण की वर्तमान आयु कितनी है, आप बोलोगे सर 2 हिस्से। एक हिस्से की वैल्यू किसके बराबर है, बोलोगे सर 3 के बराबर है। तो 2 हिस्सों की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, 6 वर्ष के बराबर बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है।
एक हिस्सा अगर हमारा 3 के बराबर पड़ता है तो 2 हिस्सा किसके बराबर पड़ेगा? आप बोलोगे सर 6 वर्ष के बराबर पड़ेगा। तो यहाँ से करण की क्या आ जाती है? वर्तमान आयु। जिस सवाल को हम उतना लंबा चौड़ा गए वो डायरेक्टली निकल जाता 4 से 5 सेकंड के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ तो रेशो में एक हिस्सा इंक्रीज हो रहा था, दोनों में बराबर बराबर इंक्रीज हो रहा था, तो हमने कर दिया ऐसे। अगर मान लो यहाँ पे 4 हिस्सा होता, यहाँ पे 5 हिस्सा होता तो क्या करते? या मान लो यहाँ पे 4 हिस्सा होता, यहाँ पे 7 हिस्सा होता तो क्या करते? अब यहाँ पे सर रेशो में बराबर हिस्से तो इंक्रीज नहीं हो रहे, यहाँ पे 2 बढ़ रहे हैं और यहाँ पे सर कितने बढ़ रहे हैं? आप बोलोगे सर 4 हिस्से बढ़ रहे हैं, अब तो बराबर नहीं बढ़ रहे। तो उसका भी मैं करवाता हूँ थोड़ा। ये वाली चीज़ अगर आपको पिछली समझ में आ गई हो तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। अगर रेशो में बराबर अनुपात इंक्रीज ना हो रहा तो फिर कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो ज़रा। ठीक है, तो अनुपात के कई ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है और सवाल को हम जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए फिर मैं आगे समझाता हूँ। करिएगा ज़रा यहाँ पे। चलिए कर लिए। देखो अब यहाँ पे मैं ये बोलता कि इन दोनों की वर्तमान आयु 2:3 में है मान लो, फिर बोलता 3 वर्ष की जगह यहाँ पे ले लेता मैं मान लो 5 साल। 5 साल के बाद ठीक है उनकी आयु जो है 5:7 में है तो करण की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा अब इस वाले सवाल को कि करण और आपके पास अर्जुन दोनों की वर्तमान आयु किस अनुपात में? आप बोलोगे सर 2:3 में है जी। ठीक है, और आपके पास कितने वर्ष के बाद बोल रहा? अब यहाँ पे दोनों का बराबरी बढ़ रहा है 5 वर्ष के बाद, 5 साल के बाद, ठीक है 7 ईयर्स के बाद। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात क्या है? बोलोगे सर 5:7 है। अब यहाँ पे 3 हिस्से बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कितने हिस्से बढ़ रहे हैं? आप बोलोगे सर 4 हिस्से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे उम्र में जरूर बराबर इंक्रीज आ रहा है, लेकिन दोस्तों रेशो में तो बराबर इंक्रीज हो ही नहीं रहा। अगर नहीं हो रहा तो क्या सर इस सवाल को हम उस तरीके से नहीं कर सकते? मैं बोलूँगा बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमें रेशो का गैप बराबर करना है। ध्यान से बात सुनिएगा मेरी। सबसे पहले इस रेशो का जो गैप है उस गैप को क्या करना है? हमें दोनों जगह बराबर करना है। अब रेशो के गैप को बराबर करने के लिए आप लोग क्या करोगे इस तरीके के सवाल में कि इन दोनों के अनुपात में अंतर देखिएगा। कितने अनुपात का अंतर है? आप बोलोगे सर 1 अनुपात का। इन दोनों के अनुपात में अंतर देखिएगा, कितने अनुपात का अंतर है? बोलोगे सर 2 अनुपात का। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं, ऊपर वालों को इससे गुणा कर देना है। आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो भी अनुपात में अंतर होगा, 2 हिस्सों का अंतर है, इस 2 से ऊपर वाले को गुणा कर देना है। जब ऊपर वालों को गुणा करूंगा 2 से तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। 2 से जब करूंगा 2 गुणा 2 कितना होता है? आप बोलोगे सर 4 होता है। 2 गुणा 3 कितना होता है? 6 होता है जी। ठीक है, और ऊपर वाले के बीच में जो भी अंतर होगा, जैसे इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितने का अंतर है? 1, और जो भी अंतर होगा तो उससे नीचे वाले को गुणा कर देना है। अब 1 से अगर मैं 5 को गुणा करता हूँ तो वो 5 ही रहेगा। 1 से अगर मैं 7 को गुणा करता हूँ तो कितना रहना है? 7 रहना है। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या किया, इन दोनों में अंतर 2 हिस्सों का था, 2 से ऊपर वालों को गुणा कर दिए, ये बना। अब इन दोनों के बीच में 1 का अंतर था, 1 से नीचे वालों को गुणा कर दिए इन दोनों को, ये बना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 हिस्से अब 5 हो गए, कितना हिस्से इंक्रीज हो रहा है? आप बोलोगे सर 1 हिस्सा बढ़ रहा है। अब इसके बाद अर्जुन के बाद 6 हिस्से थे, अब 7 हिस्से, कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 हिस्सा इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर अनुपात में देखें तो 1 हिस्सा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक्चुअल में कितने साल बढ़ रहे थे? 5 साल। मतलब 1 हिस्से की जो वैल्यू है किसके बराबर बढ़ रही थी आपके पास? 5 के बराबर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? 1 हिस्से की वैल्यू किसके बराबर पड़ रही थी? 5 के बराबर पड़ रही थी। अगर 1 हिस्सा 5 के बराबर है तो हमें करण की वर्तमान आयु निकालनी है। अब वर्तमान आयु यहाँ से मत निकाल बैठना जी, वर्तमान आयु करण की यहाँ से निकलेगी, क्योंकि जो अंतर बना है वो इस रेशो के अकॉर्डिंग बना है, तो ये उसकी कौन सी होगी? वर्तमान आयु। तो करण की वर्तमान आयु के कितने हिस्से? आप बोलोगे सर 4 हिस्से। तो 1 हिस्से की वैल्यू अगर 5 है तो 4 की कितनी बन जाएगी? 20 बन जाएगी ना।
अर्जुन की वर्तमान आयु के कितने हिस्से हैं? 6 हिस्से। एक हिस्से की वैल्यू अगर 5 है तो 6 हिस्से की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 30 वर्ष बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर इसका पूछा गया होता, ठीक है, बात समझ में आ गई जी? ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर इस टाइप का सवाल अगर आपके पेपर में बनता है तो उम्र आयु का, खासकर रेलवे के पेपर में, अगर हम बात करते हैं एसएससी के पेपर में, इस टाइप का सवाल ही आ जाता है मैक्सिमम टाइम्स। 60 से 70% क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, जहाँ पे रेशो का अंतर देके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बैंकिंग में डायरेक्टली नहीं आता, बैंक के जो पेपर होते हैं उनमें नहीं आता, उसके लिए भी समझेंगे जी। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही होगी सारे दोस्तों को? यहाँ तक कहानी क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ तक कहानी क्लियर है तो इसे नोट करिए, फिर अगला सवाल मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, इसके बाद लिखवा रहा हूँ, उसको नोट करिए। ये अगला सवाल है दोस्तों, ज़रा इसको देखिएगा। इस वाले सवाल को करके मुझे आंसर ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो इस वाले सवाल को करने के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए दोस्तों आपको टाइम, हार्डली 10 है। तो करिएगा इस वाले सवाल को नोट, मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम लगना चाहिए जी, करिएगा। ठीक है, क्या बोलता है कि यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात ये है, तो अगर इस 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में आ जाए, यदि इसकी जगह आए ना जी, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में आ जाए तो अनुपात ये हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग में कुल कितने छात्र थे, कितने स्टूडेंट्स थे। तो बताइएगा ज़रा मुझे, सॉल्व करके आंसर को ज़रा एक बार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है जी, आंसर आपका क्या आता है। ठीक है, लिखो। ठीक है, देखिएगा टाइम ही नहीं लगना चाहिए था। 3 कक्षाओं में छात्रों का 2:3:5 है। इस प्रकार अगर 20 बढ़ाते तो अनुपात ये हो जाता। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी 2 हिस्से बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 हिस्से बढ़ रहे हैं जी, यहाँ पे भी 2 हिस्से बढ़ रहे हैं। ठीक है, रेशो में देखा जाए 2 हिस्से बढ़ रहे हैं जी, और एक्चुअल में कितने छात्र बढ़े थे? आप बोलोगे सर कितने छात्र बढ़े थे? 20 छात्र बढ़े थे। मतलब 2 हिस्सों की वैल्यू किसके बराबर बढ़ रही है? आप बोलोगे सर 20 के बराबर बढ़ रही है। ठीक है, तो एक हिस्से की वैल्यू किसके बराबर पड़ेगी? आप बोलोगे सर 10 के बराबर पड़ेगी जी। ठीक है, अब उसने बोला है कि शुरुआत में बताओ स्टार्टिंग में कुल कितने छात्र हैं। स्टार्टिंग में देखा जाए टोटल कितने हिस्से हैं स्टूडेंट के? 2 हिस्से, 3 हिस्से, 5 हिस्से, टोटल कितने हिस्से बने? इन सभी को मिला के जोड़ के कितने बने? 10 हिस्से। अगर एक हिस्से की वैल्यू अगर अपने पास 10 के बराबर है तो 10 हिस्सों की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी? 100 के बराबर बनेगी कि नहीं? ठीक है, अगर अनुपात में देखा जाए 2 हिस्से बढ़ रहे हैं जी, और वैसे देखा जाए कितना बढ़ रहा है? 20। 2 हिस्से की वैल्यू 20 के बराबर है तो एक हिस्से की वैल्यू किसके बराबर पड़ेगी? 10 की। तो बढ़ने से पहले देखो कितने हिस्से टोटल स्टूडेंट के आपके पास यहाँ पे? 10 हिस्से हैं। एक हिस्से की अगर वैल्यू हमारे अपने पास 10 के बराबर पड़ रही है तो 10 हिस्सों की वैल्यू किसके बराबर पड़ेगी जी? आप बोलोगे सर किसके बराबर पड़ेगी? 100 के बराबर पड़ेगी। तो क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है जी? अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में पा रहे हो तो इस वाले सवाल को एक बार नोट करिएगा, फिर आगे की तरफ चलते हैं। इस वाले सवाल को एक बार नोट करो, ठीक है, करिए ज़रा नोट, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये जो अगला सवाल है दोस्तों, ये भी किसी पेपर में पूछा गया था। ठीक है, इस वाले सवाल को भी एक बार ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं आप लोगों का आंसर क्या आता है। करिएगा ज़रा ट्राई, ठीक है, फटाफट से ट्राई करके 10 सेकंड के अंदर आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या बोलता है समझा देता हूँ। 2 संख्याएं इस अनुपात में हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक को 15 बढ़ाया जाए, 15 इंक्रीज़ किया जाए, तो उनका अनुपात ये हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो दोनों में से बताना बड़े वाली संख्या कितनी होगी। तो बताइएगा ज़रा जल्दी से सॉल्व करके आंसर क्या आता है। देखो जितना भी मैं करवाऊंगा वही बताया था मैं, अगर पहले लेक्चर से रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़ दोबारा रिपीट करूँगा। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं पड़ी, रेशो के जितने मर्जी लेक्चर लगे, लेकिन एक एक चीज़ अच्छे से सीखेंगे, एक एक करके बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि जिस बच्चे ने कभी मैथ भी नहीं पढ़ा उस बच्चे को भी समझ में आए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, एक एक करके सीखेंगे चीज़ों को, ठीक है। देखो ज़रा क्या दिया है
कि पहली चीज़ इस अनुपात में है और इस अनुपात में स्टार्टिंग में थे और बाद में इस अनुपात में हो जाता है, यही बोला उसने 15 बढ़ाने पे। तो ऐसा करो ना, सबसे पहले इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है, इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको फ्रैक्शन में लेकर आओ, भिन्न में लेकर आओ। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 प्लस 1 कितना होता है? आप बोलोगे सर 3 होता है, 3/2 बना। 3 दूने 6, 6 प्लस 2 कितना बना? 8/3 बना। ठीक है, अब जब भी रेशो आता है भिन्न की फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, नीचे वालों का लघुत्तम समावर्तक लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, उससे दोनों को गुणा कर देते हैं। जब 3/2 को 6 से गुणा कर दोगे और 8/3 को भी 6 से गुणा कर देंगे। ये वाली चीज़ें दिमाग में कर सकते हो, पर एक एक स्टेप वही बात आ गई, इसलिए बता रहा हूँ किसी बच्चे को दिक्कत ना है समझने में। तो यहाँ पे 3 3 9 और ये 8 दूने 16, तो 9 रेशो कितना बना? 16 बना। देखिएगा आगे देखिएगा। अब यहाँ पे 3 एकम 3, 3 प्लस 2 कितना होता है? 5/3 होगा जी। अब 2 दूने 4, 4 प्लस 1 कितना होगा? 5/2 होगा। ठीक है, 2 से इसको गुणा कर दो, चाहे 3 से इसको कर दो, वैसे भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो रेशो बन के निकलेगी वो दोस्तों बन के निकलेगी आपके पास 10/15। ठीक है, ये कितनी बनेगी कि निकलेगी? 10/15। ठीक है, ध्यान से देखा जाए इन दोनों में जो इंक्रीज आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 15 का। लेकिन रेशो में यहाँ पे एक हिस्सा बढ़ रहा है, यहाँ पे तो घट रहा है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, बताया था पहले, इन दोनों में अंतर देखना, कितने हिस्सों का अंतर है। आप बोलोगे सर कितने हिस्सों का अंतर है? 5 हिस्सों का। यहाँ पे कितने हिस्सों का अंतर है जी? 6 हिस्सों का। ठीक है, 5 से ऊपर वालों को गुणा कर देता, 5 से इसको करता ये 45 बनता, ये कितना बनता? 80 बनता। 6 से इसको कर देता ये 80 बनता, और 6 से करने पे ये कितना बनता? 90। रुकिएगा, कुछ गड़बड़ है जी, 60 बनता है ये, 60 बनता है वैसे, लेकिन कुछ गड़बड़ है, सवाल में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मुझे लगता है मैंने कुछ कहीं लिखने में कोई गलती तो नहीं कर दी। 1 मिनट रुकिएगा, सवाल को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या गड़बड़ करी हमने, देखो अनुपात की फॉर्म में नहीं, ये तभी हम करेंगे जब अनुपात की फॉर्म में होंगे, अदरवाइज गलत हो जाता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मेरे पास आया था 10/15 दोस्तों। तो 5 से इसको भाग करते 2, 5 से इसको करते कितना बनता? 3 बनता। ठीक है, यहाँ पे हम कर गए थे। ठीक है, तो ये बन जाता 2/3 बनता। ठीक है, तो अगर इन दोनों को करना होता, इन दोनों में अंतर देखता, पहले भी आ जाता दोस्तों वैसे तो, लेकिन वैल्यू बड़ी बनती, उससे भी आ जाता। ठीक है, यहाँ पे अंतर ही हमने गलत ले लिया। एक हिस्से का अंतर जो है 7 हिस्से हैं, तो इसका अंतर है यहाँ पे 1 हिस्से का। 1 से ऊपर वालों को गुणा करोगे 9/16 बना, 7 से नीचे वालों को करोगे 14 कितना बना? 21 बना। यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे सर कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। और यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है जी? 5 बढ़ रहा है। मतलब 5 हिस्से की जो वैल्यू किसके बराबर पड़ रही है दोस्तों? 15 की। तो 1 हिस्से की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप बोलोगे सर 3 के बराबर बन जाएगी। मतलब क्या बना कि 5 हिस्से बढ़ रहे हैं रेशो में, और वैसे कितने बढ़ रहे हैं? 15। 5 हिस्सों की वैल्यू 15 के बराबर, 1 हिस्से की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी? 3 के। हमें क्या पूछा था? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के पास देखो कितने हिस्से हैं, आप बोलोगे सर 16 हिस्से। 1 हिस्से की वैल्यू अगर अपने पास 3 है तो 16 की कितनी आ जाएगी? 48 आ जाएगी ना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ तक गए, उसके बाद फ्रैक्शन को, भिन्न को ख़त्म किया, एलसीएम लेके गुणा कर दिया, वो चीज़ बन गई। अब यहाँ पे दिख रहा था हमें रेशो में अनुपात बराबर नहीं है, इंक्रीज हो रहा, तो हमने क्या किया? इन दोनों में अंतर देखा, कितने का अंतर है? 1। इन दोनों में अंतर देखा, कितने का अंतर है? 7। 7 से नीचे वालों को गुणा कर देना और 1 से ऊपर वालों को गुणा कर दिया, तो ये चीज़ बन गई। अंत में देखा 5 हिस्से बढ़ रहे हैं, 5 हिस्सों की वैल्यू 15 के बराबर है, तो 1 हिस्से की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी दोस्तों? 5 के बराबर। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? चलिए, अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल लिखवाता हूँ आप लोगों को, करिएगा जरा से नोट। इस वाले सवाल को एक बार देखिए, क्या बोलता है? 117 रुपये की धनराशि को इस अनुपात में भाग करना था। ठीक है, लेकिन गलती से इस अनुपात में कर दिया गया, तो किसके पास सबसे ज़्यादा धनराशि बढ़ी? किसके पास सबसे ज़्यादा धनराशि बढ़ी और कितनी?
अगर इसके बजाय इसके पास कर देते हैं तो किस बंदे के पास सबसे ज़्यादा अमाउंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, और कितना मिला ये भी बताना है, कितना सबसे ज़्यादा अमाउंट किसके पास इंक्रीज हुआ और कितना, ये चीज़ बतानी है। तो ध्यान से देखिएगा इस वाले सवाल को कि पहले क्या बोलता, हमें इस अनुपात में भाग करना है 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में। कितने रुपए को, 117 रुपये को। ठीक है, लेकिन गलती से इसमें करने के बजाय हमने किस अनुपात में कर दिया, 2:3:4 में कर दिया जी। ठीक है, तो किसके पास सबसे ज़्यादा धनराशि बड़ी है और कितनी बड़ी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो आ रही है किसकी फॉर्म में, भिन्न की फॉर्म में। जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में उल्टा हटाना है तो आपने क्या करना है, जो नीचे गिवन है डिनोमिनेटर या जिसे हम हर बोलते हैं, इनका लेना है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, उससे गुणा कर देना, बताया था। तो इन सभी का जब गुणा करेंगे, एलसीएम लेंगे, 12 बनेगा। 12 से इसको गुणा कर दो, 12 से इसको गुणा कर दो और 12 से इसको कर दो, तो ये 6 बना, ये बना 4 और ये कितना बना, 3। ठीक है, मतलब इस रेशो में हो रहे थे, लेकिन हमने कर किस रेशो में दिया, 2:3:4 में। तो उसको बोल रहा है कि किस बंदे को के पास धनराशि सबसे ज़्यादा बड़ी है, धनराशि ज़्यादा बड़ी है किस बंदे के पास। ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है दोस्तों, ये कौन है, सी। तो एक बात बताइए, यहाँ पे सी के पास कितने हिस्से, आप बोल रहे होगे सर कितने हिस्से, 3। और यहाँ पे इन तीनों में से सबसे कम है ना इसके पास। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है और ये कौन है, सी। यहाँ पे सी के पास क्या है, सबसे ज़्यादा हिस्से, यहाँ पे सी के पास सबसे कम हिस्से और यहाँ पे सी के पास सबसे ज़्यादा हिस्से हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आंसर पूछा होगा किसके पास सबसे ज़्यादा धनराशि बड़ी हो, तो ऑब्वियस सी बात है सी के पास ही बड़ी होगी, आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता। ठीक है, लेकिन कितनी बड़ी है, अगर ये चीज़ निकालना होता कि जितना पहले मिल रहा था अमाउंट या अब जितना मिल रहा, उन दोनों के बीच में अंतर निकालना होता, तो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ सी का निकाल लो ना, ये नहीं कि सभी का ठेका लेकर बैठ गए आप। अब इतना पता चल गया कि सी को सबसे ज़्यादा अमाउंट क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है सी के पास। अगर सी के पास सबसे ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है तो कितना हुआ ये निकालना, तो सिर्फ सी का निकालो ना। तो यहाँ पे देखो सी को कितने हिस्से मिल रहे हैं, आप बोलोगे सर 3 हिस्से मिल रहे हैं। तो सी को जो 3 हिस्से मिल रहे हैं, कितने में से मिल रहे हैं, 6 + 4 कितना होता है, 10, 10 + 3 कितना होता है, 13। तो सी को जो 3 हिस्से मिल रहे हैं, कितने में से मिल रहे हैं, 13 में से। ठीक है, 3 हिस्से 13 में से मिल रहे हैं, लेकिन किसके 3 हिस्से 13 में से, आप बोलोगे सर 117 का। तो यहाँ पे सी के पास कितने हिस्से मिल रहे हैं दोस्तों, 4 हिस्से मिल रहे हैं, कितने में से, 2 + 3 5, 5 + 4 9 में से। किसके 4 हिस्से मिल रहे हैं, 9 में से, आप बोलोगे सर 117 का 4 हिस्से मिल रहे हैं 9 में से। ठीक है, तो यहाँ से इसको भाग दे दो, कितना बनेगा, आप बोलोगे 9 बनेगा सर। तो गुणा करके 27 बना, यहाँ से इसको भाग दे दो, कितना बनेगा, 13 बनेगा। गुणा करके कितना बना, 52 बना। इन दोनों में देखो जरा कितना अमाउंट बढ़ रहा है, आप बोलोगे सर इन दोनों में 25 रुपये बढ़ रहे हैं जी। इन दोनों में जो बढ़ रही है धनराशि वो कितनी बढ़ रही है, 25 रुपये की धनराशि बढ़ रही है। ठीक है, इन दोनों में जो अमाउंट बढ़ रहा है वो कितने का बढ़ रहा है दोस्तों, 25 का बढ़ रहा है। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अगर इन दोनों में 25 रुपये बढ़ रहे हैं तो आंसर क्या बन जाएगा, 25। ठीक है, इस वाले सवाल को एक बार अच्छे से दोबारा समझ लो, फिर अगला सवाल दूंगा वो आपने ट्राई करना है कि इस पैसे को इस अनुपात में भाग देना था हमने, लेकिन हमने इसमें कर दिया। ठीक है, इसमें करना था, इसमें कर दिया। तो हमें बताना किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा बड़ा है और कितना बड़ा है। तो हमने क्या किया, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके गुणा कर दिए ताकि ये फ्रैक्शन हो जाए, ख़त्म, भिन्न ख़त्म हो जाए। तो अब देखा हमने कि यहाँ पे सी के पास सबसे कम है, यहाँ पे तीनों में से सी के पास सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे सबसे कम था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो इसी के पास सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे सी के पास कितने हिस्से आ रहे हैं, आप बोलोगे सर 3 हिस्से आ रहे हैं। कितने में से 3 हिस्से आ रहे हैं, 13 में से किसका, 117 का। तो सॉल्व करके कितना बना, 27 बना। यहाँ पे सी के पास 4 हिस्से आ रहे हैं, कितने में से, 9 में से किसका आ रहा है जी, 117 का। तो यहाँ पे सॉल्व करके कितना बना, 52 बना। तो सी के पास बढ़ कितना अमाउंट रहा, आप बोलोगे सर 25 रुपये बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो 25 रुपये बढ़ रहे हैं तो सी के पास बढ़ रहे हैं जी। ठीक है, तो ये बनेगा सी का इंक्रीज वाला अमाउंट। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो इस वाले सवाल को एक बार नोट करिएगा ज़रा, फिर अगला सवाल करते हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने ट्राई करना। ये सवाल है दोस्तों, समझा देता हूँ फिर आपने ट्राई करना है। कुल धनराशि, कुछ
अब हमें नहीं पता कितना अमाउंट है, ठीक है। बोलता उसको ABC में इस अनुपात में भाग देना था, विभाजित करना था, परंतु गलती से इन अनुपात में कर दिया गया, करना इसमें था, इस अनुपात में कर दिया। तो जिसकी वजह से C को पहले से 40 रुपये कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से C को पहले से 40 रुपये कम मिल रहे हैं। तो कुल धनराशि ज्ञात करें। तो इस वाले सवाल को मुझे करके बताओ दोस्तों एक बार आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, करिए। जो पिछला सवाल है और वो और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बस हल्का सा एक चीज़ का फ़र्क है। तो देखिए और इसको सॉल्व करके 20 सेकंड के अंदर आंसर को ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो जी। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने सॉल्व, देखते हैं ज़रा ध्यान से समझो ज़रा इस वाले सवाल को। पिछला और इसमें हल्का सा फ़र्क है, इसमें ये वाली चीज़ गिवन थी, ये निकालनी थी, इस वाले में ये वाली चीज़ निकालनी, ये दी हुई है। देखो इस अनुपात में करना था, लेकिन कर इस अनुपात में दिया गया, देखो, ठीक है। तो पहली चीज़ कि देखना पड़ेगा, अब हमें नहीं पता बच्चों टोटल धनराशि कितनी थी जिसको इस अनुपात में भाग दिया गया। मान लेते हैं टोटल धनराशि कितनी थी आपके पास, x रुपये थी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमें C का निकालना है। तो C को देखो, ये A है, ये B है और ये कौन है, C। तो C के पास कितने हिस्से आ रहे हैं, 4 हिस्से। 4 हिस्से आ तो रहे हैं, लेकिन कितने में से आ रहे हैं, 2 + 3 5, 5 + 4 9 में से। किसके 4 हिस्से आ रहे हैं, 9 में से, x का बोलोगे सर, ठीक है। तो यहाँ पे ये A के पास है, ये कि B के पास, और ये किसके पास है, C के पास। तो यहाँ पे C के पास कितने हिस्से आ रहे हैं, आप बोलोगे सर 5 हिस्से आ रहे हैं। 5 हिस्से आ तो रहे हैं, कितने में से आ रहे हैं, 7 + 2 9, 9 + 5 कितने में से, 14 में से, ठीक है। तो यहाँ पे C के पास 5 हिस्से आ रहे हैं, 14 में से x का। यहाँ पे C के पास 4 हिस्से आ रहे हैं, 9 में से x का, ठीक है। अब C के पास पहले से कितने रुपए कम मिल रहे हैं दोस्तों, आप बोलोगे सर 40 रुपये कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इन दोनों में जो अंतर होगा कितने रुपए का होगा, 40 रुपये का। मतलब इन दोनों का जो भी अंतर या डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, 40 रुपये के, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो दोस्तों। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 56x - 45x, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास 126, एलसीएम ये बना। तो ये दोस्तों सॉल्व करके कितना बना आपके पास, एक मिनट रुकिएगा, भाग करना था इस अनुपात में, 2:3 में और 4 में। तो C को 4 अनुपात हिस्से मिल रहे हैं 9 में से, ठीक है। तो यहाँ पे C को 5 हिस्से मिल रहे हैं, कितने में से, 14 में से, ठीक है जी। और इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 40 रुपये कम मिल रहे हैं। तो 4/9x - 5/14x किसके बराबर है, 40 के। तो यहाँ पे करते आप, ये बनता 56x और ये बन जाता, ये बन जाता, और एलसीएम लेते तो आपके पास इतना बनता। तो ये 40 है, यहाँ पे मुझे लगता है 40 रुपये कम नहीं, कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, चलो ऐसे ही कर लो, जो आता है, पूरा नहीं आएगा। देखो 11x बराबर है कितना बना, 40 गुना 126। ये देखो मुझे लगता है मैंने खुद ही सवाल बनाया था जो मेरे को याद आ रहा है ये। तो यहाँ पे वैल्यूज़ में कुछ ऐसी आ रही है कि प्रॉपरली नहीं कटेगा, लेकिन इसको सॉल्व करके जो भी पॉइंट्स में आएगा वो बेसिकली आपके पास स्टार्टिंग की धनराशि होगी, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आंसर पॉइंट्स में आएगा अकॉर्डिंग टू द जो मैंने वैल्यूज़ ली हुई हैं। अगर मैं थोड़ा अनुपात की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, अगर ये चेंज कर दूँगा फिर तो पूरा आ जाएगा, ठीक है।
तो ये कोई गलत नहीं है, बस यही की कैलकुलेशन हमें पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी आएगा उसको 11 से भाग दे के पॉइंट्स में आंसर निकलेगा जी, ठीक है। तो बस ये वाली चीज़ समझने वाली थी यहाँ पे, बाकी तो कैलकुलेशन का पार्ट है। तो सी को 4 हिस्से आ रहे हैं 9 में से, और सी के पास यहाँ पे 5 हिस्से आ रहे हैं 14 में से। इन दोनों में अंतर किसके बराबर है? 40 के, ठीक है, क्योंकि 40 रुपये सी को पहले से क्या मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये और पिछला सवाल ऑलमोस्ट सेम था, बस यहाँ पे बस वैल्यूज़ ऐसी ले रही है कि पॉइंट्स में आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। चलिएगा, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक और सवाल करते हैं आज, ठीक है। जी, तो ये सवाल है दोस्तों, इस वाले सवाल को एक बार देखिएगा कि बोलता है कि ए और बी का सालाना आय, आय मतलब इनकम, ठीक है, इस अनुपात में उनका खर्चा, खर्चा मतलब आपका एक्सपेंस जो होता है, एक्सपेंडिचर जो है वो इस अनुपात में है। यदि प्रत्येक 6000 की बचत करता है, बचत का मतलब सेविंग करता है, तो एक ही सालाना आय ज्ञात करें। ध्यान से इस वाले सवाल को एक बार समझ लेना है, फिर उसके बाद ट्राई करने का दूंगा उन सवालों को, ट्राई करना नो डाउट। इसको एक बार समझ लो, अच्छे से समझ लो एक बार, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हमें बोलता है उनकी आय मतलब इनकम, ठीक है। ए और बी का किस अनुपात में है? 4:3 में, ठीक है। खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो किस अनुपात में है? 3:2 में है। तो यदि प्रत्येक 6000 की बचत करता है, सेविंग करता है, देखो ध्यान से, अगर मान लो आप मंथली या साल के 4000 अर्न करते हो, इनकम है आपकी, कम हो गया 40,000 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपने उसमें से जो सेव किया है, जो आपकी जो बचत है वो 5000 है, तो एक बात बताओ दोस्तों, तो आपने खर्चा कितना कर दिया बताइएगा मुझे ज़रा। अगर इतना आप लोग कमाते हो, ठीक है, इतना आप लोगों की बचत है, तो खर्चा कितना कर दिया? ठीक है, इतना आप लोग कमा रहे हो, कमाई है इतनी आपकी, इतना आपका सेविंग है, तो इतना खर्चा कितना कर दिया? तो आप बोलोगे सर जो हम खर्चा कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 35,000 कर रहे हैं जी, ठीक है। कैसे निकाला खर्चा? ये आपकी इनकम थी, ये आपका सेविंग था, इनकम के से सेविंग माइनस करके क्या आ गया? आप बोलोगे सर एक्सपेंस आ गया अपना, ठीक है। अगर इसी तरीके से इनकम में से हम लोग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो क्या आएगी? ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, इस तरफ जाके माइनस, तो क्या बनेगा? सेविंग बनेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। और एक्सपेंस प्लस सेविंग वो किसके बराबर होता है बच्चों? हमारे इनकम के। बोलने का मतलब क्या है? खर्चा और बचत को जोड़ दोगे ना तो वो किसके बराबर हो जाएगा जी? आपकी कमाई के बराबर, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ दिमाग में बैठा लो कि खर्चे में बचत जोड़ देते तो हमारी कमाई बनती है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ तो समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब चलते हैं सवाल पे, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बेसिक से भी इसको समझा रहा हूँ क्योंकि इस वाले सवाल में हर बार ज़रूरी नहीं कि ट्रिक लगी जाए। ध्यान से देखिएगा, बेसिक समझो फिर ट्रिक बताता हूँ कि एक हिस्से की वैल्यू अगर x मानते तो ये 4x बनता दोस्तों, ये कितना बनता? 3x। ये a और b की क्या है? आय है, क्या है? इनकम। अब a बचा कितना रहा? आप बोलोगे सर 6000 बचा रहा है। अगर a की इनकम में से उसकी सेविंग, उसकी बचत माइनस कर दे तो क्या उसका खर्चा आ जाएगा? अगर उसकी इनकम में से उसकी सेविंग घटा दे तो क्या उसका खर्चा आ जाएगा? ठीक है। अगर b की इनकम में से, b की इनकम कितनी? आप बोलोगे सर 3x है, उसमें से अगर उसकी बचत निकाल देते हैं तो क्या आप बोलोगे सर उसका खर्चा आ जाएगा? हाँ जी, इनकम में से सेविंग माइनस कर दी, एक्सपेंडिचर आएगा ना। तो ये किसका खर्चा है जी? ए का खर्चा। ये किसका खर्चा है? बी का। हमें ए और बी के खर्चे का अनुपात दिया है तो ए के खर्चे को हम लोग बी के खर्चे से क्या दे देंगे जी? भाग दे देंगे। ए के खर्चे को बी के खर्चे से क्या देंगे? भाग दे देंगे। और वो किसके बराबर पड़ रहा है? नहीं आपके पास 2:3, 3:2 के बराबर पड़ रहा है। तो
तो यहाँ पे क्रॉस कर दो तो ये कितना बनेगा 8x 12,000 9x 18,000। ठीक है, तो यहाँ से घटा के x बनेगा, इस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, x की जो वैल्यू है किसके बराबर पड़ जाएगी? आप बोलोगे सर किसके बराबर पड़ रही है? 6,000 की। अगर x 6,000 के बराबर है तो हमें किसकी सालाना इनकम आय ज्ञात करनी? ए की। तो ए की सालाना आय के बाद देखो कितने हिस्से इनकम के बाद? 4 हिस्से। और x की वैल्यू कितनी है? 6,000 है, तो 4 गुना 6,000 करोगे तो आपके पास सालाना आय कितनी बनेगी? उसकी 24,000 ही बनेगी ना। ठीक है, तो दोबारा समझते हैं। अगर मैंने एक हिस्से की वैल्यू x मानी तो ये 4x बनी इसकी इनकम कितनी बनी? 3x। इसके इनकम में से इसका सेविंग माइनस कर दी तो इसका क्या आ गया? खर्चा। इसके इनकम में से इसका सेविंग घटाया तो इसका क्या आ गया? खर्चा। इन दोनों के खर्चे का अनुपात क्या? 3:2 है जी। यहाँ से सॉल्व करके किस चीज़ की वैल्यू निकाल दी दोस्तों? आप लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू अगर 6,000 आ जाती है तो a की इनकम कितनी? 4x 4 गुना 6,000 कितना बनेगा? नहीं 24,000 बनेगा। तो क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया बेसिक से। ठीक है, ये हर जगह लग जाएगा और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दोनों 6,000 बजा रहे तो हर जगह 6,000 हो, अलग भी हो सकता है। ये हो सकता था ये 6,000 बताता, दूसरा 12,000 बजाता, तब तो होना ही इसी तरीके से बेसिक से है। इससे भी करोगे ना, इस तरीके के सवाल को करने के लिए 20 से 25 सेकेंड लगेंगे, जिससे भी करोगे। इतना टाइम होता है आपके पास किसी भी पेपर में। ठीक है, इससे भी करते तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन अगर मान लो जहाँ पे भी अपने पास अगर सेविंग बराबर होगी, जहाँ पे भी सेविंग क्या होगी? बराबर होगी, तो उसको हम लोग रेशियो मेथड से कर सकते हैं ना दोस्तों। जो भी करके आए थे ध्यान से देखिएगा कि इनकम उनकी 4:3 में है, एक्सपेंडिचर उनका 3:2 में है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें पता इनकम में से सेविंग घटाया तो क्या बनेगा? इनकम में से सेविंग घटाते एक्सपेंडिचर आता है, इनकम में से सेविंग घटाएंगे एक्सपेंडिचर। अब इनकम के इसके 4 हिस्से, इसमें से एक हिस्सा घटाया तो इसका एक्सपेंडिचर बना। इनकम के 3 हिस्से, इसमें से भी एक हिस्सा घटाया तो इसका एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, तो अगर अनुपात में देखा जाए तो कितने हिस्से घट रहे हैं? आप बोलोगे सर एक हिस्सा घट रहा है। ठीक है, ऐसे। और एक्चुअल में देखा जाए तो कितने घट रहा है जी? आप बोलोगे सर 6,000 घट रहे हैं। अब रेशो में देखा जाए एक हिस्सा घट रहा है और एक्चुअल में कितना घट रहा है जी? आप बोलोगे सर 6,000 घट रहा है। तो एक हिस्से की जो वैल्यू है किसके बराबर पड़ जाएगी? आप बोलोगे सर 6,000 के बराबर पड़ेगी। ठीक है, तो हमें एक ही आय ज्ञात करनी है सालाना। तो एक ही सालाना आय के कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है? किसके बराबर है? आप बोलोगे सर 6,000 के बराबर है। तो 4 हिस्सों की वैल्यू किसके बराबर पड़ जाएगी? 24,000 के बराबर पड़ जाएगी ना। रेशो में एक हिस्सा घटा, एक्चुअल में 6,000 घटा। एक हिस्से की वैल्यू 6 के बराबर है, एक ही इनकम के 4 हिस्से, 4 गुना 6 करोगे तो क्या 24,000 बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी। तो अगर सेविंग बराबर हो तो इस वाले सवाल को रेशो मेथड से करते तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर हो जाता। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? यहाँ पर अगर मेरी बात समझ पा रहे तो इस वाले सवाल को नोट करिए। ठीक है, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं आप लोगों के पास टाइम कितना है, फिर देखते हैं। चलिएगा, अब अगला सवाल देखिएगा, अगले क्लास में ही करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जितना भी करवाया गया ये समझ में आया होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इनकम में से सेविंग घटाते तो एक्सपेंडिचर बनता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते तो सेविंग बनता है, एक्सपेंडिचर सेविंग को ऐड करते हो तो आपका क्या आता है? इनकम आता है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करो। ओके जी, थैंक यू।